ये अब तक का सबसे भयानक दृश्य था। निवास में जाने से पहले ही सड़न की बदबू आ रही थी। वाकेशा, विस्कॉन्सिन के एक शांत उपनगरीय घर में जांचकर्ता एक ऐसे दृश्य में प्रवेश करते हैं जो बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म जैसा है। जब मैं पहुंची, हमें पता था वहां 2 शव मिले हैं। हमने तुरंत पूछा, उनका बच्चा कहाँ है? क्या उन्हें उसकी लाश मिलेगी? उन्हें 2 मिले हैं, तीसरा भी संभव है। जितनी डरावनी ये स्थिति है, ये मामला इससे कहीं बड़ा और ज्यादा अंधकारमय बन जाता है। पर्दे के पीछे जाने के बाद ये जानना मुश्किल होता है कि क्या हो रहा है, और यही इन्हें ताकतवर व संभावित रूप से खतरनाक बनाता है। इसकी शुरुआत असल में तब हुई जब एक कॉल आई, और वहीं से हमारे लिए ये पता लगाने की असली शुरुआत हुई कि क्या हुआ था। 17 साल के निकिता कसाब की दादी ने कॉल की है। वो उसके लिए चिंतित और परेशान है। उन्हें नहीं पता वो कहाँ है। जब निकिता की दादी ने बताया कि वो स्कूल नहीं जा रहा है और वो लापता है, तो हमें उसी समय वोकेशा स्कूल डिस्ट्रिक्ट से भी एक रिपोर्ट मिली। तभी हमने देखना शुरू किया कि क्या चल रहा है। निकिता की दादी ने पुलिस को बताया कि उन्हें अपने बेटे डोनाल्ड मेयर, जो निकिता के सौतेले पिता हैं, को लेकर अजीब महसूस हो रहा है और वो ठीक नहीं लग रहे थे। डोनाल्ड उन्हें मैसेज कर रहे थे। उन्हें लगता है कि वो थोड़ा अजीब व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। उन्हें लगता है ठीक है, वो बीमार हैं और थोड़ा अजीब तरह से पेश आ रहे हैं। मैं पहली बार 28 फरवरी 2025 को इस मामले से जुड़ी थी। वोकेशा काउंटी शेरिफ विभाग ने मुझे कॉल किया और मुझे कुछ तथ्य बताए, और वहां से मैं घटनास्थल की ओर निकल पड़ी। ये अब तक का सबसे भयावह घटनास्थल था जहां मैं गई। घर के अंदर जाने से पहले ही सड़न की बदबू आ रही थी। जैसे ही जांचकर्ता अंदर गए, उन्हें एक भयावह मंजर मिला। तातियाना को कई बार गोली मारी गई थी। उसे कई कंबलों और तौलियों से ढक दिया गया था। रिहाइश के सामने की ओर एक छोटा सा ऑफिस एरिया था और वहीं डोनाल्ड थे, और फिर से उन्हें भी कंबलों और तौलियों से ढका गया था। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी डेस्क पर थे या वहाँ कोई काम कर रहे थे। डोनाल्ड मेयर के शव के आसपास मोमबत्तियां थीं। जब मैं वहां पहुंची, वे जली नहीं थी, सिर्फ बुझी हुई थी, पर लग रहा था पहले जलाई गई थी। जैसे ही हम डॉन से कुछ कंबल और कपड़े हटा पाए, आप देख सकते थे कि उनके सिर पर घाव था, बहुत बड़ा घाव। मैंने देखा कि जहां दोनों मृतक पड़े थे, उसके अलावा भी कपड़ों और कंबलों के बहुत से ढेर थे। और मेरी चिंता ये थी कि क्या 17 साल का बेटा कहीं उन कंबलों या कपड़ों के नीचे है, या क्या परिवार का कुत्ता भी मरा हुआ छुपा हुआ है। हम तुरंत पूछ रहे थे, उनका बच्चा कहाँ है? क्या हो रहा है? हम सोच रहे थे, क्या बच्चे का अपहरण हुआ या वो भाग गया? क्या वे शव ढूंढ लेंगे? क्या शव घर में ही है? उन्होंने 2 शव पाए, शायद तीसरा भी हो। अंदर जाते ही उन्हें लगा शायद चोरी हुई है। दीवारों से तस्वीरें हटा दी गईं, बिस्तर गद्दे से अलग कर दिए गए। अगर आप अलमारियों में गए होते तो सारे कपड़े रैकों से हटा दिए गए थे और फर्श पर बिखरे थे। ये साफ था कि वहां चोरी हुई थी। ऊपर एक और छोटी सी पढ़ने लिखने की जगह भी है जहां से कागजात बाहर निकाले गए थे। हमें हैंडगन के कागजात मिले, पर घर में हैंडगन नहीं मिली। तो क्या ऐसा हुआ कि किसी संदिग्ध ने हैंडगन ढूंढी और फिर उसका इस्तेमाल परिवार पर किया? जैसे जैसे रात बीती, हमें पता चला कि घर में और कोई पीड़ित नहीं था। अब ये सब एक शांत सर्दियों के दिन हो रहा है, एक ऐसी जगह पर जहां हत्याएं और खासकर दोहरी हत्याएं बहुत ही दुर्लभ हैं। वोकेशा एक बहुत ही सुरक्षित जगह है। ये राज्य का एक समृद्ध इलाका है। ये एक बहुत ही सामान्य मिडवेस्ट शहर है। यहाँ माहौल बहुत खुला है, लोग बहुत ही मिलनसार हैं। बिल्कुल एक आम छोटे अमेरिकी शहर जैसा माहौल है। इस शांत से कस्बे में कुछ बहुत गलत हो गया है, ये साफ दिखता है।
क्या कोई इस परिवार के पीछे पड़ा था? क्या उन्हें निशाना बनाया गया? उनकी कहानी बेहद असामान्य थी। सबसे पहले निकिता और उनकी मां पूर्वी यूरोप के देश मोल्दोवा से है। मोल्दोवा काला सागर के ठीक उत्तर में है, रोमानिया के बगल में और यूक्रेन के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। निकिता और उनकी मां मोल्दोवा में रह रहे थे और जब निकिता 7 साल के थे तब वे अमेरिका आ गए थे और उनकी मां की मुलाकात डोनाल्ड से हुई। फिर वे यहाँ आ गईं, शादी कर ली और डोनाल्ड ने निकिता को सच में अपनाया और बेटे की तरह प्यार दिया। वो स्कूल में बहुत अच्छा करता था, उसे पढ़ाई बहुत पसंद थी। वो मानो सीधे अमेरिकी सपने जैसी जिंदगी में आ गया और एक अच्छे घर में, अच्छे मोहल्ले में और अच्छे स्कूल में बड़ा हुआ। 2 सवाल। निकिता अब कहां है और उसके परिवार का क्या हुआ? हमें कुशल क्षेम जांच के 2 अलग-अलग अनुरोध मिले थे और हमें पता चला कि निकिता स्कूल नहीं गई थी, डॉन काम पर नहीं गए थे। निकिता पहले स्कूल में हमेशा मौजूद रहती थी, लेकिन अब वो बिल्कुल नहीं आ रही थी। वो आखिरी बार 11 तारीख को स्कूल में शारीरिक रूप से मौजूद थी। मुझे लगता है उसकी कुछ शिक्षिकाओं ने संपर्क किया और उसने कहा वो बीमार है। उन्होंने कहा था कि उसके माता पिता में से किसी एक को स्कूल में फोन करना चाहिए, लेकिन किसी ने भी कभी फोन नहीं किया। डॉन को आखिरी बार कब देखा गया था और काम पर कब था? क्या उसके कार्यस्थल का उससे संपर्क हुआ था? डोनाल्ड आमतौर पर घर से काम करते थे, शायद ही कभी ऑफिस जाते थे। जब उनके बॉस अपने कर्मचारी से संपर्क कर रहे थे तो टेक्स्ट मैसेज या ईमेल पर जवाब आ रहे थे कि मैं बीमार हूँ। जब बॉस उनसे बात करना चाहते थे तो उन्होंने कहा कि उनकी आवाज़ बैठ गई है, इसलिए वो बोल नहीं सकते। वो 11 तारीख से दफ्तर को टेक्स्ट संदेश भेज रहे थे और उनके टेक्स्ट हमेशा समझ में नहीं आते थे। वो बहाने बनाते थे, जैसे कि उन्हें कंजंक्टिवाइटिस है, फिर कहते थे कि उनका गला खराब है और इसके लक्षण हमेशा निदान से मेल नहीं खाते थे। हमें पड़ोसियों से भी जानकारी मिली और रिंग कैमरा से भी, जिससे हम मृत्यु का समय थोड़ा सीमित कर पाए, क्योंकि हमने देखा कि डोनाल्ड और ततियाना की कारें आखिरी बार कब घर से जाती और वापस आती दिखी। ये उन मामलों में से है जहां पुलिस समय से लड़ रही है। निकिता को क्या हुआ? वो वहां नहीं है, कुत्ता भी वहां नहीं है। क्या उसका अपहरण हुआ था? क्या ये पैसे के लिए था? निकिता घर पर नहीं था, तो फिर क्या वो पीड़ित था या संदिग्ध? हमें पता था कि घर से एक गाड़ी गायब थी। मेरा मतलब है बस बातें जुड़ती जा रही थी, जिससे लग रहा था कि यहाँ कुछ चल रहा है, कुछ गड़बड़ है। जांचकर्ताओं को निकिता को ढूंढना है। उससे आखिरी बार 11 फरवरी को बात हुई थी। अब 28 तारीख है, 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं। और उसी रात हमने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया था कि हमें लगता है कि निकिता मेयर की गाड़ी लेकर गया है, कि वो उसी गाड़ी के साथ चला गया था। हमने निकिता के फोन पर इमरजेंसी पिंग करना शुरू किया और हमें वोकेशा से कुछ इमरजेंसी पिंग की जानकारी भी मिली। हमें इलिनॉइस में उसकी लोकेशन दक्षिण की ओर जाती दिखी थी। फिर हमने देखा कि वो पश्चिम की ओर आयोवा, कोलोराडो, वायोमिंग होते हुए मुझे लगता है कैंसस तक जा रहा था। वो आयोवा में दुनिया के सबसे बड़े ट्रक स्टॉप गया था। मुझे लगा कि वो एक दिलचस्प विकल्प था। निकिता जिस ट्रक स्टॉप पर 24 फरवरी को रुके, वो ऐसा लगा जैसे वे घूमने निकले हों। वो 17 साल का है और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो वो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के पूरे देश में गाड़ी चला रहा है। और फिर वो कॉन्सस पहुंच गया। आखिरकार उसे पकड़े जाने की वजह उसकी ड्राइविंग ही बनी। उसने स्टॉप साइन पर पूरी तरह से गाड़ी नहीं रोकी। सच में उसे रोकने की वजह यही थी कि वो स्टॉप साइन पर बिना पूरी तरह रुके निकल गया था। उन्होंने गाड़ी के नंबर प्लेट चेक किए। संयोग से वोकेशा काउंटी शेरिफ विभाग ने अभी उस नंबर प्लेट को सिस्टम में डाला था, क्योंकि कार चोरी होने की आशंका थी। इसलिए समय बिल्कुल सही था। अगर उसने ये एक दिन पहले किया होता तो उसे शायद सिर्फ एक टिकट मिलता और वो चला जाता। ये निश्चित रूप से हमारी जांच में एक ऐसा मोड़ था जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। परिस्थितियों के आधार पर और जिस तरह से ये एक यादृच्छिक जांच थी जिससे निकिता गिरफ्तार हुआ, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि चीज़ें वैसे ही खत्म हुई जैसी हुई। पुलिस को निकिता कसाब की कार की तलाशी का वारंट मिलता है।
और जो उन्हें मिलता है वो चौंकाने वाला भी है और उलझन भरा भी। निकिता को रोकने पर उसकी कार से 357 हैंडगन समेत कुछ चीजें मिली। इसके अलावा वहाँ ऐसे कपड़े थे जिनसे सड़न की बदबू आ रही थी। वहाँ एक बाइबल भी थी। गाड़ी में जगह जगह नकद पैसे, गहने और इलेक्ट्रॉनिक्स मिले थे। वहाँ फोटो एल्बम्स भी थीं जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, जिनमें उनकी और उनके परिवार की तस्वीरें थीं। हमें निकिता और उनकी माँ के जन्म प्रमाण पत्र भी मिले। कुछ कैमरे थे, शायद उन्हें लगा कैमरों में सबूत हैं। वहाँ पुराने लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन भी थे। ये बस बहुत ही अलग अलग तरह की चीजें थी जो उनके पास थी। वो रोड ट्रिप्स पर हमेशा अपने कुत्ते को साथ ले जाते थे। मुझे लगता है वही कुत्ता उनके लिए सहारा था या कोई था जिसे वो जानते थे। शायद वो अकेले नहीं रहना चाहते थे और शायद वो कुत्ते को भी वहाँ अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे। मुझे बहुत खुशी हुई कि कुत्ता अभी भी जिंदा था। एक कैमरे में जांचकर्ताओं को एक मेमोरी कार्ड मिला जिसमें कुछ वाकई परेशान कर देने वाली तस्वीरें थी। वहाँ उसकी माँ और सौतेले पिता की लाशें थीं। मोमबत्तियों की अजीब सजावट थी और वे कंबलों में लिपटे थे। तस्वीरों के आधार पर ऐसा लग रहा था कि उनकी मौत को लेकर किसी तरह की दीवानगी थी और ये व्यवहार बेहद चिंताजनक पाया गया। मुझे लगता है कि मोमबत्तियाँ और कंबल किसी रस्म या अनुष्ठान से जुड़े हो सकते हैं। एक वीडियो मिला जिसमें निकिता फ़ोन पर अपने सौतेले पिता के शव के बारे में बात कर रही है। वो कहती है कि आप उसका सड़ा शरीर देख सकते हैं। वो अपने सौतेले पिता के साथ घर में रहते हुए अपने सौतेले पिता के शव के सड़ने की बात करता है। कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है कि निकिता का सांप अपने माता पिता के सड़ते हुए शवों के साथ इस घर में 2 हफ्ते से भी ज्यादा समय तक रह रहा था। मुझे लगता है कि वो ज्यादातर घर के बेसमेंट में ही रह रहा था। ऐसा लग रहा था वहाँ टीवी रूम जैसा कुछ था जिसमें सोफा और कंबल थे। मुझे लगता है वो उस मंजिल पर रहने से बच रहा था जहाँ उसकी माँ और डोनाल्ड थे। जैसे जैसे पुलिस इन पिछले 2.5 हफ्तों में ठीक ठीक क्या हुआ ये समझने की कोशिश कर रही है, अब सारे संकेत निकिता की ओर इशारा कर रहे हैं कि वही इन हत्याओं का अपराधी है। मुझे लगता है उसने पहले डॉन की हत्या की और फिर ततियाना के घर आने का इंतजार किया। मेरा मतलब है वो अभी भी अपनी विंटर कोट पहने हुए थी। वो बस दरवाजे के अंदर ही आई थी। मुझे लगता है कि ये काफी स्पष्ट था कि उसके पास एक योजना थी और उसने अपने माता पिता की हत्या करने की अपनी योजना को अंजाम दिया। उसने अपने माता पिता को मार डाला। उसने उन पर घात लगाकर हमला किया, डॉन के सिर के पीछे और माँ के गले में गोली मारी। वो अपनी माँ को वही छोड़ देता है जहाँ वो गिरती है और डोनाल्ड को भी वही छोड़ देता है जहाँ वो गिरता है। फिर बस उन्हें कुछ कंबलों से ढक देता है और उन्हीं के साथ रहता है। और मेरे लिए इससे भी डरावना ये है कि वो खुद स्कूल में फोन करके अपनी गैर हाजिरी की सूचना दे रहा है। वो डोनाल्ड बनकर उसके काम की जगह पर भी बात कर रहा है। वो अपनी दादी जो डोनाल्ड की माँ है से भी डोनाल्ड बनकर बात कर रहा है और सबूत छुपाकर सामान्य व्यवहार कर रहा है। निकिता किराने का सामान लेने गया। वो फास्ट फूड खरीदने भी गया। वो कलवर्स भी गया। उसने कुत्ते को घुमाया, कचरा फेंका और ड्राइववे की बर्फ हटाई। उसने वे सारी सामान्य चीजें की जो कोई भी इंसान अपने जीवन में करता है, लेकिन उसके माता पिता मृत अवस्था में उसी घर में थे। ऐसा नहीं था कि उसने उन्हें मार कर भाग गया, उसने उन्हें मार कर उनके साथ ही रहा। और मुझे नहीं पता, वो हर दिन अपनी माँ के ऊपर से चलता था, हर दिन डॉन के पास से गुजरता था और वे दोनों मर चुके थे। और भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि जो मामला पुलिस को शुरू में एक लूटपाट के इरादे से आए चोर का लग रहा था, वो असल में निकिता की एक सोची समझी योजना लगती है। हमने काउंटर पर पैसे के लिफाफे देखे थे, इसलिए उसे पता था कि घर में नकद रखा है। शायद इसी वजह से वो घर में इधर उधर देख रहा था। मुझे लगता है कि वो कीमती चीजें जैसे गहने ढूंढ रहा था और सोच रहा था कि कई लोग तस्वीरों के पीछे तिजोरी रखते हैं। तो हमने सोचा शायद इसी वजह से उसने दीवार से तस्वीरें उतारी ताकि देख सके कि उनके पीछे कुछ है या नहीं। शायद अगर तस्वीरों के पीछे कुछ चिपकाया गया हो। वो यही हर दिन कर रहा था। उसने 2 हफ्ते उस घर को खंगालने और तहस नहस करने में बिताए। उसने हर चीज देखी। और उस समय बात आती है कि क्यों।
उसने अपनी माँ और सौतेले पिता को क्यों मारा। और यही इस पूरी बात की परतें हैं, क्योंकि बाहर से देखने पर लगता है कि ये एक सीधा सादा मामला होगा। देखिए, जितना भयानक लगता है, निकिता अपने माता पिता को मारने वाली पहली नहीं है। लेकिन जासूस जल्दी जान लेंगे कि उसके पास पूरी तरह अलग स्तर का विनाशकारी प्लान है। उसका असली प्लान तो ये था कि वो हमारी सरकार को अस्थिर करना चाहता था और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की हत्या करना चाहता था। मुझे लगता है उसे भरोसा था कि उसकी योजना अब ऐसे चरण में है जहां से वो निकलकर इसे अमल में लाने के लिए कदम उठाना शुरू कर सकता है। उसे गाड़ी और पैसे चाहिए थे और उनसे दूर जाना था। अगर वो वहीं रहता तो उसकी योजना पूरी नहीं होती। आखिरकार मुझे 10 मार्च को कॉन्सस भेजा गया निकिता को लेने के लिए। यही समय था जब मेरी पहली बार निकिता से मुलाकात हुई। निकिता की गिरफ्तारी को कुछ हफ्ते हो चुके हैं और तब से उसे मूल्यांकन के लिए किशोर सुरक्षा केंद्र में रखा गया है। वापसी की उड़ान में निकिता का व्यवहार हालात के हिसाब से थोड़ा अजीब था। उसने कोई भावना या चिंता नहीं दिखाई, वो बस वहाँ मौजूद था। वो शांत था, वो चुप था। वो कभी कभी हल्का मजाक या छोटी बातें करता, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि उसे पता है उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। और अब वो विस्कॉन्सिन लौट रहा है अपने कामों के नतीजों का सामना करने। तो आप 2007 में मोल्डोवा में पैदा हुए। माँ का नाम ततियाना है। हाँ। क्या आप 2017 में अमेरिका आए थे? हाँ। क्या आप विस्तार से बता सकते हैं कि ये कैसे हुआ? मुझे याद है ये 2015 में हुआ था। मेरी माँ ने मेरे सौतेले पापा से ऑनलाइन डेटिंग साइट पर मुलाकात की थी। मुझे लगता है हम उनके साथ पूरे यूरोप में कुछ छुट्टियों पर गए थे और आखिरकार उन्होंने शादी कर ली और फिर जून 2017 में अमेरिका चले गए। क्या मोल्दोवा से अमेरिका आना मुश्किल था? क्या वो प्रक्रिया कठिन थी? मुझे लगता है कुछ हद तक। मेरा मतलब है खासकर तब, क्योंकि उस समय मेरा लहजा ज्यादा गहरा था। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को निकिता नाम कभी कभी अजीब लगता है। क्या आप यहाँ आकर वोकेशा में ही रहे? हाँ। आपको यहाँ कैसा लगता है? ये ठीक है। ये ठीक है। स्कूल जा रहे हैं, वोकेशा बेस कैसा है? हाई स्कूल कैसा है? ये अच्छा है। हाँ, अच्छा है। वो अच्छा लगा, वो शिष्ट लगा और वो सामान्य लगा। यही बात दिलचस्प थी। मेरा मतलब है, अगर आप निकिता से मिलते तो आप कभी नहीं कहते कि ये कोई है जिससे मुझे डरना चाहिए। वो शांति थी। उस इंटरव्यू में सब कुछ देखकर मुझे लगा, हे भगवान, क्या तुमने सच में अपने माता पिता की हत्या की? स्कूल में कोई क्लब? हाँ, मेट्रो क्लब का सदस्य था, तो असल में स्थानीय समुदाय वॉलंटियरिंग जैसा कुछ। और FBLA वो क्या है? ये अमेरिका के भविष्य के बिजनेस लीडर्स के लिए है। इसमें अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे अलग अलग इवेंट्स या टॉपिक्स चुन सकते हैं, और मैंने साइबर सिक्योरिटी वाला चुना। इसमें एक एग्जाम होता है, फिर रीजनल्स, स्टेट और नेशनल्स होते हैं। मैंने रीजनल्स में दूसरा स्थान पाया। ठीक है, बधाई हो, ये वाकई में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं नेशनल ऑनर सोसाइटी में भी शामिल होने की प्रक्रिया में था। अंक बहुत अच्छे हैं। ठीक है। तुम कक्षा में किस स्थान पर हो? तीसरा। ठीक है। हाई स्कूल के बाद क्या योजनाएं हैं? मैं मेडिसिन के बारे में सोच रहा था, शायद इंजीनियरिंग। वो स्कूल में अच्छा कर रहा था, उसके अच्छे अंक आते थे और वो एक बार महीने का सर्वश्रेष्ठ छात्र भी बना। ऐसा लग रहा था कि जब आपने देखना शुरू किया तो वहाँ कोई दोस्त नहीं थे या बहुत ही कम दोस्त थे। कुछ कारणों से वो स्कूल में लोगों से नहीं जुड़ पा रहा था। इसका राज कसब के एक सहपाठी के पास है, जो पुलिस से बात करने का फैसला करता है। ध्यान दें, इस व्यक्ति को पहचान छुपाने के लिए गवाह कहा गया है। गवाह वो व्यक्ति थी जो जांच में इसलिए आई क्योंकि निकिता ने अपने माता पिता की हत्या से पहले उससे किसी तरह की बातचीत की थी, जिसमें उसने कहा था कि वो खुद को मार सकता है और अपने माता पिता को दर्द से बचाने के लिए वो पहले उनकी हत्या कर देगा। जब वो इस बात पर उसे टोकती थी, वो पीछे हटकर कहता, मेरे पास बंदूक नहीं है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर उन्होंने पूछा,
उसने अपने पालन पोषण का कैसे वर्णन किया। उसने अपनी जिंदगी, अपना घर, अपनी माँ और अपने सौतेले पिता के साथ अपने रिश्ते का वर्णन कैसे किया। वो इसके बारे में काफी सकारात्मक था। उसे लगता था उसका बचपन और परिवार अच्छे थे, जिससे ये और भी चौंकाने वाला बन जाता है। उसका ज़्यादातर सामाजिक समय ऑनलाइन ही बीतता था और इसी वजह से उसमें कुछ अजीब या चिंताजनक राजनीतिक विचार पनपने लगे थे। स्कूल में गोलीबारी की घटनाओं के बारे में सर्च करना, सामूहिक हत्यारों के बारे में सर्च करना। उसे सच में बहुत अजीब आकर्षण था, बहुत ही डरावनी और भयानक चीजों के प्रति। उसने उसके साथ वो चीज़ें भी शेयर की थीं जिन्हें उसने गोर एडिट्स कहा था। जब पूछा गया गोर एडिट क्या है, गवाही ने बताया कि ये युद्ध से जुड़े वीडियो या क्लिप्स हैं जिन पर रूसी संगीत लगाया जाता है। गवाही ने निकिता की टिप्पणियों को गंभीरता से लिया। मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि हम आज यहाँ क्यों हैं, निकिता। हमें लगता है कि हमें पता है क्या हुआ और कब हुआ, लेकिन हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, केवल आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, आप कैंसस में क्यों हैं और क्यों गए। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे सिर्फ क्या हुआ नहीं बल्कि क्यों हुआ इस पर बात करें। ठीक है, ये आपकी कहानी है, सिर्फ आप ही बता सकते हैं क्यों। मैं सच में जानना चाहता हूं, बाकी सब चीजों से ज्यादा मैं जानना चाहता हूं कि क्यों। हाँ, मुझे लगता है आपके पास सबसे पहले अधिकार है। ठीक है, ये आपका अधिकार है। क्या आप मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? पर्याप्त नहीं। ठीक है, बस फिर से थोड़ा इंतजार करें। अगर आप उनमें से एक लेना चाहते हैं तो जरूर ले सकते हैं। ठीक है? ठीक है, धन्यवाद। तो मैं आपके हाथों में हथकड़ी लगाने चाह रहा हूँ। हम पुराने तरीके से करेंगे, बस पीछे बैठ जाइए। तो अगर आप खड़े हो जाएं, दीवार की तरफ मुड़ जाएं, मुझे ज्यादा तसल्ली होगी। ये छोटी सी सवारी है, तो हथकड़ी जल्दी ही उतर जाएगी। निकिता कसाब की लगभग 2 हफ्ते बाद पेशी होती है। वो आत्महत्या रोधी जैकेट में था, शर्ट में ही पहनी थी। मैंने निकिता को बाहर आते देखा। वो दुबला पतला 17 साल का लड़का लग रहा था। वो एक ऐसे किशोर की तरह लग रहा था जैसा आप कहीं भी देख सकते हैं। वो डरा और असमंजस में था। उसकी अधिकतर अदालत पेशियां ऐसी ही थी। मैं यह उल्लेख करूंगा कि पहला आरोप प्रथम श्रेणी की जानबूझकर हत्या है। ये क्लास ए अपराध है। दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास होगा। दूसरा आरोप भी प्रथम श्रेणी की जानबूझकर हत्या है, जिसमें यही अधिकतम सजा है। आखिरकार मैंने प्रथम श्रेणी की जानबूझकर हत्या का आरोप लगाया, जिसका मतलब है कि आपने कुछ करने का इरादा किया था। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि मुझे वास्तव में विश्वास था कि ये योजना बनाकर किया गया था। तीसरा आरोप है शव को छुपाना। और फिर पैसे और गहनों की चोरी भी थी। कुल मिलाकर 10 आरोप थे। कोर्टरूम में निकिता के लिए कोई नहीं आया। वहां कोई नहीं था। लगता था निकिता का किसी से खास रिश्ता नहीं था। मैं उसे $10 लाख की जमानत तय करूंगा। मुझे यही सही लगता है। अपराधों की गंभीरता, परिस्थितियों की संपूर्णता और साफ तौर पर राज्य के सबूतों की मजबूती को देखते हुए ये ऐसा मामला नहीं था जिसमें मुझे लगा कि इसे साबित करना बहुत मुश्किल होगा। निश्चित रूप से ये परिस्थिति जन्य मामला है। मेरे पास उसका वीडियो नहीं है जिसमें वो अपनी माँ या सौतेले पिता की हत्या कर रहा हो। पहेली के सारे टुकड़े आपस में पूरी तरह फिट बैठते हैं। जैसा कि सामने आया, ये कहानी एक ऐसी पहेली बन जाती है जिसकी उम्मीद जांचकर्ताओं ने बिल्कुल नहीं की थी। जब वे निकिता के मोबाइल और कंप्यूटर की जांच करते हैं तो पता चलता है कि वो सिर्फ इंटरनेट की अंधेरी दुनिया के बारे में पढ़ नहीं रहा था, वो असल में उसमें भाग भी ले रहा था। निकिता की वेब गतिविधि और फोन गतिविधि बहुत चिंताजनक थी। ऐसा लग रहा था कि उसे सरकार विरोधी और अन्य तरह के अत्यधिक कट्टर राजनीतिक विचारों में दिलचस्पी थी। हमें पता है कि वो टेलीग्राम ऐप पर बात कर रहा था। निकिता इस ऐप पर इन लोगों को ढूंढने गया था। वो नियो नाजियों को ढूंढने गया था। वो कट्टरपंथियों को ढूंढने गया था। ये नफरत फैलाने वाले समूह खास तौर पर लोगों को निशाना बनाते हैं ताकि वे बाहर जाकर कुछ करें। और असली समस्या ये है कि वे ये सब इंटरनेट, ऐप्स और प्लेटफॉर्मों के जरिए कर सकते हैं, इसलिए उन्हें रोकना बहुत मुश्किल है। यही चीज उन्हें खतरनाक बनाती है।
मेरी समझ है कि निकिता के राजनीतिक विचार भी उन अन्य लोगों से मिलते जुलते थे जो आतंकवादी हमले कर रहे हैं। जब उसने उन्हें ऐसा करते देख वह उनसे लगभग प्रेरित हो गया और अपने राजनीतिक विश्वास के नाम पर खुद भी लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता था। हमें तो ये भी नहीं पता था कि ये कितना गहरा है, ये कितना सच है, ये कितनी बड़ी साजिश है। क्या वो दूसरों के साथ मिलकर काम कर रहा है? क्या ये आतंकवाद से जुड़ा मामला है? ये अचानक सामने आया जब उसने अपने माता पिता की हत्या की। तभी पुलिस ने एफबीआई को बुलाया, लेकिन पता चला ये कोई नई बात नहीं है। एफबीआई ने वास्तव में निकिता कसाब की 2 साल पहले ही जांच की थी। 2023 में निकिता की मां ने एफबीआई को फोन किया और एफबीआई जांच के लिए आई थी, लेकिन उन्होंने इसे खास नहीं समझा और आगे बढ़ गई। लेकिन यह चिंता थी कि वो ऑनलाइन था और इन चरमपंथी संगठनों में से कुछ के संपर्क में था। उस समय निकिता कसाब पर किसी भी चीज का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। इस बार एजेंटों ने उसकी साजिश की गहराई पता की तो स्थिति बदल गई। वो सच में मानता था कि वो राष्ट्रपति की हत्या करने जा रहा है। उसका विचार था कि मैं एक ड्रोन लूंगा और किसी तरह राष्ट्रपति के काफी करीब पहुंच जाऊंगा और फिर मैं कोई आईईडी या बम गिरा दूंगा। ये पूरी रणनीति उसका ही प्लान था। मैं एक ड्रोन का इस्तेमाल करूंगा, मैं उसे हथियार बना दूंगा और किसी तरह मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को मारने में सक्षम हो जाऊंगा। उसका मानना था कि अगर वो राष्ट्रपति को मार गिरा देता है तो वो समाज के पतन को आगे बढ़ा सकता है, ताकि उसे फिर से इस तरह बनाया जा सके जो उसके आदर्शों के ज़्यादा करीब हो। वो इतना कट्टरपंथी हो गया था कि उसे लगता था कि सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की बड़ी योजना किसी भी व्यक्ति के जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी से प्यार करता हो या नहीं, या उसकी परवाह करता हो या नहीं। तो अब अचानक ये अकेला और बहुत ही एकाकी युवक 10, 20, 30 लोगों के समूह का हिस्सा बन सकता है। अब उसके पास समझने वाले लोग और दोस्त हैं। अब उसे पता है वो कहां जा रहा है और यही इसे शक्तिशाली बनाता है। वे उसे वही बातें बताते हैं जो वो सुनना चाहता है और ऐसी जिंदगी ऑफर करते हैं जो वो और कहीं पा सकता है। और उसके लिए ये ग्रुप हो सकता है, ये दोस्ती और वो चीज जो उसकी जिंदगी में कमी है। मुझे लगता है कि उन्होंने उससे वादे किए, जैसे कि यहाँ आओ और जानते हो अगर तुम इतना पैसा दोगे तो हम तुम्हें ये सब दिला सकते हैं। मुझे लगता है उन्होंने देखा कि यहाँ एक बच्चा है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं। उसने उन्हें कुछ $1000 दिए थे। उसके पास 14,000 अमेरिकी डॉलर से ज्यादा नकद है। उसके पास गहने हैं, उसके पास और भी कीमती चीजें हैं। और सवाल यह है, क्या यह सिर्फ इसी मकसद से किया गया था कि इस युवक का शोषण किया जा सके, सिर्फ इसलिए कि वे उसकी सारी संपत्ति ले सके? वो उन चैट रूम्स में था जहां लोग अमेरिकी सरकार से नफरत पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि वही था जिसने तय किया कि शायद मुझे एक ड्रोन खरीदना चाहिए और उसे हथियारों से लैस करना चाहिए ताकि मैं ये कर सकूं। लेकिन ये हत्या की साजिश निकिता की योजना का अंत नहीं थी। नहीं, उसने वास्तव में यह भी सोचा था कि इसके बाद क्या होगा। राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश का अपना मिशन पूरा करने के बाद उसने कुछ सालों तक यूक्रेन में छिपकर रहने की योजना बनाई थी और फिर अंततः दूसरे देशों या दूसरी चीज़ों की ओर बढ़ने का सोचा था। उसका यह विश्वास था कि अगर वह कुछ समय तक छिपा रहेगा तो वह आसानी से सबकी नज़रों से बचा रह सकता है। वो जरूरी नहीं कि अमेरिका में रहना चाहता था, बल्कि उसका मकसद ये था कि वो ऐसा करे, देश को अस्थिर करे और फिर पूर्वी यूरोप चला जाए। वो ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहां वो देश को बर्बाद करने के बाद अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सके। मुझे लगता है कि उसके दिमाग में था कि वो यूक्रेन में सामान्य जिंदगी जी रहा होगा। शायद इसी कारण वो फैमिली एल्बम्स भी ले गया। यही वजह होगी कि वो अपनी माँ का जन्म प्रमाण पत्र और अपना जन्म प्रमाण पत्र साथ ले गया, क्योंकि उसे यूक्रेन जाना था। अगर वो जल्दी निकल जाता और उसके पास प्लेन टिकट होते तो वो पूर्वी यूरोप या कहीं भी जा सकता था, क्योंकि काफी समय तक किसी को पता नहीं था कि उसने क्या किया है। मुझे लगता है उसने पकड़े जाने के बारे में सोचा नहीं था, और शायद यही एक 17 साल के लड़के के दिमाग में चलता है। आप सोचते हैं मैं इससे बच निकलूंगा।
ये मेरे लिए हैरान करने वाला और बिल्कुल अधूरा है। जैसे हम कह रहे हैं कि उसने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को ड्रोन से मारने की कोशिश की। लेकिन जानते हो क्या, नफरत फैलाने वाले समूहों, चरमपंथी समूहों के बारे में एक बात यह है कि वे कई बार चूक सकते हैं, वे कई बार असफल हो सकते हैं। उन्हें बस एक बार सफल होना होता है। ये जितना दिलचस्प है उतना ही परेशान करने वाला भी है। और कानून प्रवर्तन के तौर पर ये बेहद चिंता की बात है कि एक बुद्धिमान किशोर को इस हद तक कट्टरपंथी बनाया जा सकता है कि वो ऐसे कदम उठा लेता है जिससे वो उन लोगों को मारने की कोशिश करता है जिनकी उसे सबसे ज्यादा परवाह है। नया साल शुरू होते ही निकिता कसाब अपने दोहरी हत्या के मुकदमे का इंतजार करता है। फिर अदालत में सुनवाई होती है और वहां कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सुप्रभात सभी को। आज ये मामला दलील बदलने की सुनवाई के लिए पेश है। मुझे बताया गया था कि मिस्टर कसाब का इरादा पहले और दूसरे आरोपों पर दोषी या नो कॉन्टेस्ट की प्ली देने का है। और हम सब बस यही कह रहे थे, क्या क्या तुम्हें इससे क्या मिलेगा, तुम क्या कर रहे हो और दलील क्यों बदल रहे हो, इसे ट्रायल पर ले जाकर देख सकते हो। क्या ये सच है कि इसमें लिखा है मैं ट्रायल का अधिकार छोड़ता हूं? हाँ मान्यवर। ठीक है, आपके खिलाफ लगे आरोपों को देखते हैं सर। अभियोग पत्र में पहला आरोप ये है कि लगभग 11 फरवरी 2025 को आपने पीड़ित ए, जिनकी पहचान डोनाल्ड मेयर के रूप में हुई है, की हत्या करने की नीयत से उनकी मृत्यु का कारण बना। पहले आरोप के लिए आपकी क्या दलील है सर? दोषी माननीय न्यायाधीश। जब वो इस मामले में दोष स्वीकार कर रहा था तो मैंने देखा कि उसकी प्रतिक्रिया बहुत ही रोबोटिक थी। जी माननीय न्यायाधीश, जी माननीय न्यायाधीश, आप सचमुच देख सकते थे कि उसकी कुर्सी हिल रही थी। आप देख सकते थे कि जब वो इस सब को खत्म करने की कोशिश कर रहा था तो उसकी घुटने वकीलों की मेज के नीचे जरूर कांप रहे होंगे। दूसरा आरोप कहता है कि उसी तारीख और स्थान पर 11 फरवरी 2025 को दिए गए पते पर आपने पीड़िता बी की मृत्यु का कारण बना, जिसकी पहचान तातियाना कसाब के रूप में हुई है, उस व्यक्ति को मारने के इरादे से। उस आरोप पर आपकी क्या दलील है महोदय? दोषी मान्यवर। ठीक है, क्या आपने ये अपराध किए हैं? हाँ मान्यवर। लोग जानना चाहते हैं कि आप इसे मुकदमे तक क्यों नहीं ले गए, आपने दोष स्वीकार क्यों कर लिया? असल में हमारे लिए हमारा मुख्य उद्देश्य था कि वो इस मामले में हुई 2 मौतों की जिम्मेदारी स्वीकार करें। परिवार से सलाह मशविरा करने के बाद वे भी इस बात से सहमत थे कि ये एक उचित प्रस्ताव है। मुझे लगता है कि इससे हमें वो सजा की अवधि मिलती है जो हम चाहते थे, इसलिए परिवार को मुकदमे की प्रक्रिया से गुजरने का कोई कारण नहीं है। क्या आप किसी भी तरह से इस फैसले से हैरान हैं कि आरोपी ने खुद को दोषी मान लिया? मुझे लगता है मैं थोड़ी हैरान हूँ। मेरा मतलब है उसके लिए मुकदमा लड़ने में कोई नुकसान नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अदालतें इस बात को देखती हैं कि कोई अपनी गलती की जिम्मेदारी लेता है, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा पहलू है जिससे वे सजा सुनाते समय ध्यान रखते हैं। जानबूझकर हत्या के 2 मामलों में दोषी मानने से निकिता को एक खास फायदा भी मिलता है। राज्य बाकी मामलों को खारिज करने के लिए तैयार हो जाता है। तो जहां इसमें कोई शक नहीं कि उसे 2 उम्र कैद की सजा मिलेगी, पैरोल का सवाल अभी भी बाकी है। मुझे लगता है उसके पास यही सबसे अच्छा मौका था कि वो ऐसी सजा की उम्मीद कर सके जिसमें वो समाज में लौट सके। इसके लिए उसे गुनाह कबूल कर जिम्मेदारी लेनी थी और उम्मीद करनी थी कि जज वही फैसला ले। ठीक है, मैं विस्कॉन्सिन राज्य बनाम निकिता कसाब मामला पुकारता हूँ। जैसे ही निकिता की सजा तय करने की सुनवाई शुरू होती है, वकील जोर देते हैं कि वो बदल चुकी है, उसकी आदतें भी। सिर्फ कुछ हफ्ते बाद जब उसने इन ऑनलाइन अपराधियों के साथ संपर्क किया और जो भयानक काम उसमें किए थे उन्हें अंजाम दिया। निकिता कसाब FBI के साथ बैठा था। वो स्वेच्छा से इंटरव्यू दे रहा था ताकि वो किसी भी तरह से उनकी मदद कर सके, ताकि 1 महीने के भीतर ऑनलाइन अपराधियों को पकड़ा जा सके। वो अच्छे लोगों के साथ हैं और उनकी मदद कर रहा है ताकि वे बुरे लोगों को पकड़ सकें। उसने इस बारे में जानकारी देने के लिए संघीय अधिकारियों से मुलाकात की थी।
उन्होंने कहा कि वो उस इंटरव्यू के दौरान बहुत सहयोगी था। सजा सुनाते समय अदालत जिन बातों पर विचार कर सकती है उनमें से एक ये है कि आप अपने व्यवहार की जिम्मेदारी स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए ये कुछ हद तक समझ में आता है कि कोई व्यक्ति जिम्मेदारी स्वीकार करना चाहेगा ताकि कम से कम ये तर्क दिया जा सके कि भविष्य में कभी रिहाई की संभावना होनी चाहिए। लेकिन जब दोस्त और परिवार वाले ये बयान देते हैं कि निकिता के माता पिता की हत्या ने उनकी जिंदगी पर क्या असर डाला, तो निकिता का पक्ष उतना मजबूत नहीं दिखता। सौतेले चाचा चाची और दादा दादी कोर्ट में उसे फटकारने और बताने आए थे कि उसने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा मतलब है वे कोर्ट में निकिता का समर्थन करने नहीं आए थे। कोई भी कोर्ट में निकिता का समर्थन करने नहीं आया था। हम माइकल डिबोना से सुनते हैं, जो डोनाल्ड मेयर के बचपन के दोस्त थे। डोनाल्ड मेयर निकिता के सौतेले पिता थे। डॉन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। वो एक बेटा भी था, एक भाई, एक पति, और जो भी उसे जानता था उन सब के लिए प्यार, हंसी और ताकत का स्रोत था। उनकी पत्नी उनकी जीवन साथी थी, जिन्हें वो बहुत प्यार करते थे और जिनके साथ उन्होंने भविष्य की योजनाएं बनाई थीं। एक अकल्पनीय हिंसा के एक ही कृत्य में आरोपी ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 जिंदगियां छीन ली। मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि वो यहाँ जो हुआ उसकी गंभीरता को पूरी तरह से समझे और न सिर्फ 2 जिंदगियों के छिन जाने को बल्कि उन जिंदगियों से जुड़ी हर चीज के विनाश को भी माने। मान्यवर, मैं आज यहाँ अपने परिवार का प्रतिनिधि बनकर आया हूँ ताकि ये साझा कर सकूं कि मेरे भाई डॉन और उनकी पत्नी तातियाना की मौत ने हमारे परिवार और उनके दोस्तों पर कितना गहरा असर डाला है। उनकी जिंदगियां जानबूझकर एक बेवजह की हरकत में छीन ली गईं। और ये एक अक्षम्य हिंसा थी। डॉन और तातियाना को जिस तरह से मारा गया वो ऐसा कुछ है जिसे किसी भी परिवार को कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो व्यक्ति ऐसी विश्वासघात और हिंसा करने में सक्षम है वो दूसरों के लिए लगातार खतरा बना रहता है। समुदाय की सुरक्षा और डॉन और तातियाना के जीवन के सम्मान में मैं अनुरोध करता हूं कि उसे बिना किसी रिहाई की संभावना के अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताने की सजा दी जाए। अब समय आ गया है कि जिला अटॉर्नी लेस्ली बाइसी अपना पक्ष रखें। ये कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो बस एक रात अचानक भड़क उठा हो। वो माता पिता से नाराज था। ये वही बच्चा था जिसके पास सब था। उसका घर प्यार भरा था, उसे अच्छी शिक्षा और पूरा समर्थन मिला। वो परिवार के साथ छुट्टियों पर जाता था। और क्या मुझे लगता है कि इंटरनेट पर उसकी कुछ खोजबीन ने उसे अजीब विचारों की ओर प्रेरित किया? हाँ, मुझे लगता है। लेकिन ये इंटरनेट नहीं था जिसने उसे ये योजना बनाने के लिए कहा। ये इंटरनेट नहीं था जिसने उसे अपने माता पिता को मारने के लिए कहा। ये प्रतिवादी का फैसला था। उसने जो किया, उसने मानव जीवन के प्रति पूरी तरह से उपेक्षा दिखाई। यह दिखाता है कि यह व्यक्ति कभी भी समाज में वापस आने के लायक नहीं है। मैं अदालत से अधिकतम सजा और निगरानी में रिहाई की संभावना के बिना आजीवन कारावास की मांग करती हूँ। और प्रत्येक आरोप की सजा एक के बाद एक लगातार दी जाए। रक्षा पक्ष की दृष्टि से वे ये तर्क दे रहे थे कि इन लोगों ने उसके दिमाग पर असर डाला और इसी वजह से उसने ये सब किया। ये अदालत इस वास्तविकता पर गंभीरता से विचार कर सकती है और करना भी चाहिए। फरवरी 2025 में जब निकिता कसाब ने ये भयानक अपराध किए, वो एक बच्चा था। जिस दिन उसने ये अपराध किए, अगर निकिता कसाब ने सेना में भर्ती या किसी अनुबंध में प्रवेश की कोशिश की होती, अगर उसने चुनाव में वोट डालने की कोशिश की होती या फिर लॉटरी टिकट खरीदने की भी कोशिश की होती, तो जिम्मेदार लोग शायद सभी एक जैसी प्रतिक्रिया देते, यहाँ से जाओ, तुम तो बस एक बच्चा हो। ये सुरक्षा उपाय क्यों मौजूद हैं? क्योंकि हमें पता है कि बच्चे अक्सर बहुत आवेगी होते हैं। हम जानते हैं कि वे बाहरी प्रभावों और दबावों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। उनका चरित्र उतना विकसित या परिपक्व नहीं होता जितना कि एक वयस्क का होता है। हमारा और आपका वैश्विक सुझाव है कि अदालत दोनों आरोपों पर अनिवार्य आजीवन कारावास दे, जिसमें 20 साल बाद निगरानी में रिहाई की संभावना हो। बचाव पक्ष के ज्ञापन में कई अध्ययन बताए गए कि बच्चे, खासकर विदेश से आए और बिना दोस्तों के, बहुत संवेदनशील होते हैं। मुझे लगता है वे और भी अधिक संवेदनशील हैं।
मुझे यकीन है कि ये सब सच है। मुझे लगता है कि मैं ये निष्कर्ष नहीं निकाल पाई कि उस समूह से जुड़े इस व्यक्ति के साथ उसकी बातचीत की वजह से ही उसने अपने माता-पिता की हत्या की, और ये कोई बात नहीं थी जिसे किसी सबूत से समर्थन मिला हो। जज के द्वारा निकिता कसाब को आधिकारिक रूप से सजा सुनाने से पहले ये किशोर अभियुक्त अदालत को संबोधित करता है। मिस्टर कसाब, आप मुझे क्या कहना चाहते हैं? मान्यवर, मैं सबसे पहले अपनी माँ और अपने सौतेले पिता डोनाल्ड के परिवार और दोस्तों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उन सभी लोगों से जिन्होंने उन्हें प्यार किया, उन सभी से जिन्हें मेरी वजह से दर्द और दुख हुआ है। मुझे अफसोस है, मैं भी जानता था कि मेरी माँ और डोनाल्ड बहुत दयालु और प्यार करने वाले थे। मेरा मतलब है, सच में लगता है कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उसके सौतेले पिता ने भी उसे बेटे जैसा माना। तो क्या मुझे लगता है कि उसे बाद में पछतावा हुआ, जैसे हे भगवान मैंने ये क्या कर दिया? हाँ, मुझे सच में लगता है कि उसे पछतावा हुआ था। मैं माँ की चिंता करता था। जब उन्हें घर में शेल्फ पर ऊपर रखी कोई चीज़ लेने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ता था या काउंटर टॉप पर चढ़ना पड़ता था, तो मैं उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो जाता था और जोर देता था कि वो मुझे ही वो चीज़ लाने दे। ये वही माँ थी जिसे मैंने मार डाला था। वह व्यक्ति जिसे मैंने अभी मार डालने का फैसला किया, वह व्यक्ति जिसने मुझसे प्यार किया। नहीं, मेरी रिपोर्ट। माँ जो हमेशा मेरी देखभाल करती थी। मुझे उनसे बात करना बहुत याद आता है। उनके साथ रहना। मुझे लगता है जब मैं ऐसे आंसू देखता हूँ, खासकर जब बात युवाओं की हो, तो मुझे लगता है कि वे असली होते हैं। मेरा मतलब है, लोग चाहते हैं कि चीजें तार्किक हों। लोग चाहते हैं कि एक तरफ अच्छाई हो और दूसरी तरफ बुराई, और वे ये नहीं मानते कि दोनों साथ साथ हो सकते हैं। और फिर भी आप एक लड़के को देखते हैं जो अपनी मां की मौत पर रो रहा है, जो उसकी अपनी ही वजह से हुई थी। कुछ चीजें सच में मेल नहीं खा सकती। मैंने जो किया उसके लिए कोई बहाना नहीं है। सच तो यह है कि मैं नफरत भरे विचारों और भावनाओं के जुनून में डूब गया था। मुझे ऐसा लगता था कि ये दुनिया एक बीमार और बुरी जगह है। मुझे लगता था कि इसे बदलने के लिए मेरे चरम कदम जायज़ थे। मुझे लगा कि मैं एक क्रांति का हिस्सा हूँ, एक युद्ध का हिस्सा हूँ। मैंने खुद से कहा, युद्ध में बुरी चीज़ें ज़रूरी है। मैं वीडियो प्रचार या लोगों को दोष नहीं दे सकता जिन्होंने मुझे प्रेरित किया, क्योंकि मेरे पास गलत की बजाय सही चुनने की क्षमता थी। मेरे किए पर मुझे बहुत अफसोस है। मैं इस बात से अनजान नहीं हूं कि मेरे सामने एक बहुत ही युवा व्यक्ति है, और जो भी फैसला मैं लूंगा वो फैसला उस युवा व्यक्ति की पूरी जिंदगी को प्रभावित करेगा। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मुझे 2 उम्र कैद की सजा सुनानी होगी। लेकिन यह अदालत विस्तारित निगरानी के लिए पात्रता तिथि निर्धारित कर सकती है, कम से कम 20 साल बाद की तारीख, या मैं यह भी तय कर सकता हूं कि वह व्यक्ति विस्तारित निगरानी के लिए रिहा होने के योग्य नहीं है। बहस थी कि क्या उसका पुनर्वास संभव है। वो 17 साल का है, क्या उसे 60 साल बाद समाज में छोड़ा जा सकता है, क्या पैरोल मिल सकती है। तो मैं देखता हूं, आप जानते हैं फायदे और नुकसान। निकिता कसाब के क्या फायदे हैं? उसने अपने किए की जिम्मेदारी स्वीकार की है, लेकिन मैं इसका वजन उस भयानक, डरावने, अजीब और समझ से बाहर कामों के सामने करता हूं जिनमें उसने खुद को शामिल किया। तो मैं निकिता कसाब के साथ क्या करूं? अब मैं इन बातों पर विचार करता हूं और इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि वो विस्तारित निगरानी पर रिहाई के लिए पात्र नहीं है, क्योंकि इन कृत्यों की प्रकृति और यहाँ जो हुआ उसे देखते हुए मुझे नहीं पता कि कब या क्या कभी कोई गहरा और महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है।
तो जज ने जो किया वो ये था कि उन्होंने उसे बिना पैरोल की संभावना के उम्र कैद की सजा दी, जिसका मतलब है कि वो अपनी बाकी जिंदगी जेल में ही बिताएगा। मुझे लगता है कि सज़ा उचित है। ये एक योजनाबद्ध, अच्छी तरह से सोचा समझा काम था और ये कोई आवेग में किया गया काम नहीं था। उसने जानबूझकर ये फैसला लिया कि वो उन लोगों को मारेगा जिनकी उसे परवाह थी, ताकि वो एक राजनीतिक आतंकवादी हमले को आगे बढ़ा सके। मेरा मानना है कि इस तरह के हिंसक कदम उठाने वाला व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है और मुझे लगता है कि उसकी ज़िंदगी में कभी भी उसे रिहा करना समुदाय के लिए बहुत खतरनाक होता है और ये गलत भी होता। आखिर उसने हद क्यों पार की? उसने ऐसा क्यों किया? शायद हमें कभी पूरी तरह ना पता चले कि उसने ये सब क्यों किया। इस मामले में जितने जवाब हैं उतने ही सवाल भी हैं। ये समझ से बाहर लगता है कि एक स्नेही परिवार से आने वाला किशोर अपने ही माता पिता की बेरहमी से हत्या कर दे और सरकार को गिराने की साजिश रचे। लेकिन एक बात तो साफ है, ये उन माता पिता के लिए एक चेतावनी भरी कहानी है जो अपने किशोर बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों को लेकर चिंतित हैं। मुझे लगता है कि इससे जो सीख मिलनी चाहिए वो ये है कि इंटरनेट एक बहुत ही अंधेरा और खतरनाक स्थान हो सकता है और ये बहुत ही भयावह जगह भी हो सकती है। जब आप इंटरनेट पर किसी से बात कर रहे होते हैं तो वो जरूरी नहीं कि आपका दोस्त ही हो, वो पूर्वी यूरोप में 46 साल का कोई कट्टरपंथी भी हो सकता है।